Very good morning students. Welcome to this secretarial practice. अगर आप लोगों को ध्यान में होगा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोस्पेक्टस का टॉपिक डिस्कस किया था, याद है? थर्ड डॉक्यूमेंट दैट इज प्रोस्पेक्टस. डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू जॉइंट स्टॉक कंपनी चैप्टर नंबर 4 में 3 डॉक्यूमेंट्स थे. इन 3 डॉक्यूमेंट्स में पहला डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा डॉक्यूमेंट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और तीसरा डॉक्यूमेंट जो था दैट थर्ड डॉक्यूमेंट वाज प्रोस्पेक्टस. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है दैट इज अ सेकेंडरी या सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट. मेमोरेंडम चार्टर या हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी है, जो कंपनी की एक्टिविटीज की लिमिट को डिफाइन करता है. कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है. बेसिकली मेमोरेंडम इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड आउटसाइडर्स. ऑन द अदर हैंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या है सर? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन contains rules and regulations for internal management of the company. It is a contract, or you can say it defines the relationship between company and members. हर कंपनी मेमोरेंडम और आर्टिकल्स प्रिपेयर करती है, रजिस्ट्रार को सबमिट करती है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी. और लास्ट लेक्चर में जो प्रोस्पेक्टस किया था उसका भी आप देख लें कि प्रोस्पेक्टस जो है इट इज प्रिपेयर्ड बाय दोज कंपनीज जो पब्लिक से पैसा कलेक्ट करना चाहते हैं. यानी कि प्राइवेट कंपनी जो इंटरनली कैपिटल कलेक्ट कर रही है, प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर नहीं करती है. या जो कंपनी पब्लिक कंपनी है मगर पब्लिक से पैसा कलेक्ट नहीं कर रही है विल नॉट प्रिपेयर प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस वो कंपनियां बनाती है जो पब्लिक के पास से कैपिटल कलेक्ट करना चाहती है या पैसा कलेक्ट करना चाहती है. ना प्रोस्पेक्टस क्या है? बेसिकली प्रोस्पेक्टस इनविटेशन है जो कंपनी पब्लिक को देती है और उन्हें इनवाइट करती है टू परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी, ताकि लोग शेयर्स खरीदें और कंपनी को पैसा मिले. दैट इज प्रोस्पेक्टस. मार्किंग भी हो गया था. चैप्टर नंबर 4 खत्म हो गया था. एंड में मैंने आपसे कहा था एक डिस्टिंग्विश बिटवीन है, इंपॉर्टेंट है, जिसे आप देख लेंगे. और वो डिस्टिंक्शन जो है दैट इज अबाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ना, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. आज स्टार्ट कर रहा हूं चैप्टर नंबर 5. तो ओपन करें जरा अपनी किताब को. चैप्टर नंबर 5 में पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं और फिर उसके बाद में हम प्रिंटेड बुक में इसका मार्किंग करेंगे. ठीक है? सी चैप्टर का नाम है मेंबर्स ऑफ ए कंपनी. मेंबर्स ऑफ ए कंपनी. अब इंट्रोडक्शन है इसमें. सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंट्रोडक्शन के अंदर यह बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन या उसका दूसरा नाम कहूं एसोसिएशन या उसका दूसरा नाम कहूं तो दैट इज इंस्टीट्यूशन. सिंपल शब्दों में इनका मतलब होता है संस्था. जैसे हमारी एक संस्था है पंकज क्लासेस. ये पंकज क्लासेस एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम टीचिंग का काम करते हैं. किसका काम करते हैं? टीचिंग का काम. इसी तरीके से इस्माइल यूसुफ कॉलेज या आईवाई कॉलेज भी एक संस्था है जो कि बच्चों को शिक्षा देने का काम करती है. मारुति उद्योग लिमिटेड भी एक संस्था यानी कि कंपनी है जो कि गाड़ी बना करके बेचने का काम करती है. सो ऑर्गेनाइजेशन कहूं, एसोसिएशन कहूं या इंस्टीट्यूशन कहूं, ये और कुछ नहीं संस्था है. और संस्था होती क्या है सर? संस्था बेसिकली इट्स ए ग्रुप ऑफ पर्संस.
इस ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो उस संस्था को शुरू भी करते हैं और चलाते भी हैं। इस्माइल यूसुफ कॉलेज क्या अपने आप शुरू हो गई? किसी न किसी ने उसको शुरू किया होगा, ठीक है, कॉलेज बनवाई होगी और आज की तारीख में उसे चलाया जा रहा है। किसी न किसी ने तो टाटा कंपनी को शुरू किया होगा। मुझे पता है किसने शुरू किया, जमशेदजी नसरवानजी टाटा नाम का व्यक्ति था, जिसने ब्रिटेन में जा करके, उस समय में अंग्रेजों का राज था, उसने ब्रिटेन जा करके, जमशेदजी नसरवानजी टाटा ने ब्रिटेन जा करके वहां जो क्वीन थी, महारानी थी, उससे परमिशन लिया और परमिशन ले करके उन्होंने टाटा कंपनी को शुरू किया। और ये टाटा की फैमिली आज भी इस कंपनी को चला रही है, ठीक है, और भी कई डायरेक्टर्स हैं। तो बेसिकली ये संस्था का मतलब क्या होता है? ये ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन क्या है? सर ये ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन इट्स ए ग्रुप ऑफ पर्संस जो इस संस्था को शुरू करते हैं और शुरू करके उसे चलाते हैं। आप ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी काम के लिए शुरू कर सकते हो, संस्था को किसी भी काम के लिए शुरू किया जा सकता है। लाइक उसी के पहले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि हम बिजनेस एक्टिविटी के लिए भी एज वेल एज नॉन बिजनेस एक्टिविटी के लिए, यानी कि कमर्शियल और नॉन कमर्शियल दोनों ही प्रकार की एक्टिविटी के लिए संस्था को शुरू कर सकते हैं। यानी कि संस्था को पैसे कमाने वाले काम के लिए भी शुरू किया जा सकता है, या संस्था को किसी अच्छा काम करने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए भी शुरू किया जा सकता है। इस्माइल यूसुफ कॉलेज को पैसा कमाने के लिए शुरू नहीं किया गया है। इस्माइल यूसुफ कॉलेज को शिक्षा देने के लिए, शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए शुरू किया गया है। IY कॉलेज प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करती है, बल्कि बच्चों को कम से कम फीस में शिक्षा देती है, एजुकेशन प्रोवाइड करती है। सो हम इस संस्था को, ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूशन को या एसोसिएशन को, एजुकेशन को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू कर सकते हैं। BCCI का नाम सुना होगा आपने, हैव यू हर्ड अबाउट BCCI? बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, BCCI, जो भारत में क्रिकेट के मैचेस को संचालित करता है। BCCI एक ऐसी संस्था है जो इंडियन क्रिकेट टीम को मैनेज करता है। BCCI एक ऐसी संस्था है जो इंडिया में क्रिकेट के टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करवाता है, जैसे कि रणजी ट्रॉफी है, या अभी एट प्रेजेंट इंडिया में क्या चल रहा है सर, इंग्लैंड और इंडिया के टेस्ट मैच चल रहे हैं। इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है? BCCI ऑर्गेनाइज करता है। रणजी ट्रॉफी रखवाता है, साल में एक बार रणजी ट्रॉफी होती है जिसमें अलग अलग राज्यों की टीम खेलती है, और इस टीम में यदि कोई होनहार बच्चा है तो उसको चुन करके BCCI ट्रेनिंग देता है ताकि उसका इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन किया जा सके। सो हम संस्था BCCI जैसी संस्था को स्पोर्ट्स को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू कर सकते हैं, ठीक है। कुछ संस्थाओं को एंटरटेनमेंट के लिए भी शुरू किया जाता है कि भाई लोगों का एंटरटेनमेंट किया जा सके। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है कि ये जो स्टार के जो चैनल्स हैं जितने भी, इनको क्यों शुरू किया गया है? एंटरटेनमेंट का काम करने के लिए। शाहरुख खान की एक कंपनी है रेड चिलीज, जो मूवीज का प्रोडक्शन करती है। शाहरुख की जितनी भी पिक्चर आती है ना, उसको प्रोड्यूस कौन करता है? रेड चिलीज बोल करके एक कंपनी है। आप चाहें तो इंटरनेट में सर्च कर लेना या गूगल में सर्च कर लेना, रेड चिलीज बोल करके एक कंपनी है जो शाहरुख की मूवीज को प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सब टेलीविजन है,
या टाइम्स का ग्रुप है जो न्यूज चैनल्स चलाता है, ये सब किस लिए है? दे आर फॉर एंटरटेनमेंट, यानी कि हम संस्था को एंटरटेनमेंट के लिए भी शुरू कर सकते हैं, संस्था को हेल्थ के लिए भी शुरू किया जा सकता है, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए या हेल्थ की सर्विसेज। वोकार्ड का नाम सुना है? वोकार्ड एक ऐसी कंपनी है जो दवाइयां बनाती थी पहले, अभी भी बनाती है, लेकिन अब दवाइयां बनाने के साथ साथ वोकार्ड कंपनी ने कई बड़े बड़े शहरों में अपने हॉस्पिटल्स खोल दिए हैं। अपोलो हॉस्पिटल का नाम सुना है आपने? प्राइवेट में अपोलो हॉस्पिटल भी एक कंपनी है जो कि हॉस्पिटल्स को शुरू करके चलाती है। तो ऑल दीज, आप हेल्थ के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, एजुकेशन, ये सब नॉन कमर्शियल है, पैसा कमाने के लिए नहीं है, ये प्रोत्साहन देने के लिए या भलाई करने के लिए है। बट आप संस्था को शुरू कर सकते हैं बिजनेस के लिए भी, पैसा कमाने के लिए भी। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, मारुति उद्योग लिमिटेड है, या पंकज क्लासेस है, ये कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो बिजनेस करने के हिसाब से शुरू की जाती है, बराबर है। सो इंट्रोडक्शन में क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन को आप किसी भी काम के लिए शुरू कर सकते हो, वेदर इट इज कमर्शियल, पैसे कमाने के लिए, या वेदर इट इज नॉन कमर्शियल, यानी कि अच्छा काम करने के लिए। अब ये जो संस्था है ना, ये नॉन लिविंग है। मतलब अगर मैं कंपनी की बात करूं तो हमने चैप्टर नंबर 2 में किया था, चैप्टर नंबर 2 में किया था कि कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कानून की नजर में कंपनी एक व्यक्ति है, मारुति कंपनी एक व्यक्ति है, रिलायंस कंपनी एक व्यक्ति है, मगर ये व्यक्ति फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इट्स नॉट रियल, इट इज आर्टिफिशियल। कानून कंपनी को व्यक्ति मानता है, लेकिन उसका सिर्फ कानूनी अस्तित्व है, शारीरिक अस्तित्व नहीं है। सो कंपनी लिविंग नहीं है, लेकिन इस कंपनी को जीवित लोग शुरू भी करते हैं और चलाते हैं। तो कंपनी नॉन लिविंग है, लेकिन इसको शुरू करके चलाने वाले ये जो पर्सन्स हैं, ये कौन है? दे आर लिविंग। आपकी और मेरी तरह जमशेदजी नसरवाजी टाटा का मैंने एग्जांपल दिया, बराबर है। जमशेदजी नसरवाजी टाटा एक जीवित व्यक्ति। मुकेश अंबानी के पिताजी धीरूभाई अंबानी, उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को स्टार्ट किया, बराबर है। वो एक रियल पर्सन है, जीवित व्यक्ति है, जबकि रिलायंस क्या है? निर्जीव है, नॉन लिविंग है। अब ये जो लोग हैं ना, दीज पीपल और पर्सन्स जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं, जो इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू भी करते हैं और वो उसे चलाते भी हैं, ये जो लोग हैं ना, जो संस्था से जुड़े हुए हैं, एसोसिएटेड हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? दे आर नोन एज द मेंबर्स। सो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए जो भी लोग होंगे, बराबर है, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए जो भी लोग होंगे या संस्था से जो भी एसोसिएटेड लोग होंगे, जिन्होंने क्या तो उसे शुरू किया है या क्या तो वो उसे चला रहे हैं, इफ दे आर एसोसिएटेड, उनका संस्था या ऑर्गेनाइजेशन से कोई ना कोई संबंध है, दे आर एसोसिएटेड, देन दे आर कंसिडर्ड एज मेंबर्स ऑफ द, उसे हम क्या कहेंगे? मेंबर्स ऑफ द। अब सवाल ये उठता है कि सर मेंबर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंबर? वेल, मेंबर की मीनिंग की अगर हम बात करें, आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, बराबर है। किस बेसिस पर आप कह सकते हैं कि आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं? किस आधार पर कि आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं? इससे पहले आप स्कूल के स्टूडेंट थे? किस आधार पर आप स्कूल के स्टूडेंट थे? देख, हर स्कूल के पास, हर कॉलेज के पास एक रजिस्टर होता है। क्या होता है? रजिस्टर। ऐसा कुछ पता है आपको? उसको जीआर कहते हैं। क्या कहते हैं? जीआर। उस जीआर में आपका नाम,
आपका एड्रेस, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, सारी जानकारी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ इस जीआर में लिखा हुआ होता है, और जिसका नाम इसमें है दैट इज कंसीडर्ड एज स्टूडेंट। उसी तरीके से हर कंपनी में एक रजिस्टर होता है, हर कंपनी में, जैसे हर स्कूल हर कॉलेज में एक जीआर होता है, सिमिलरली हर कंपनी में एक रजिस्टर होता है जिसे हम मेंबर्स रजिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? या टेक्निकल भाषा में उसे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स रजिस्टर या रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, जिसका भी नाम इस रजिस्टर में आएगा वो व्यक्ति मेंबर बन जाएगा। सो मेंबर कौन है? सर मेंबर वो है जिसका नाम एंटर किया जाता है, लिखा जाता है इनटू द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। अब मैं तेरे को एक दूसरी बात बताता हूं कि भाई मैं कंपनी में शेयर खरीदूंगा। जब मैं कंपनी में शेयर खरीदूंगा तो कंपनी मेरा नाम इस रजिस्टर में लिखेगी एंड आई विल बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी। शेयर खरीदने के दो तरीके हैं। अब वो दो तरीके समझाने के लिए थोड़ा सा जरा दिमाग लगाना कि ये देखो, ये पैसे हैं, कागज के पैसे हैं, बराबर है। इसको क्या कहते हैं? फिजिकल मनी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल मनी। ये पेपर का है, ठीक है, कागज का है, ये फिजिकल मनी है। इसके कंपैरिजन में मोबाइल में आजकल वॉलेट होता है, गूगल पे का नाम सुना होगा, पेटीएम का नाम सुना होगा, उसमें भी आप पैसे रख सकते हैं। उस वॉलेट में आपके जो पैसे हैं क्या वो कागज के हैं? सर कौन से पैसे हैं? सर उसको हम इलेक्ट्रॉनिक मनी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मनी। एम आई राइट? उसी तरीके से मैं कंपनी में दो अलग अलग तरीके से शेयर्स ले सकता हूं। एक तरीका है कि कंपनी मुझे कागज का शेयर सर्टिफिकेट देगी। क्या देगी? कागज का शेयर सर्टिफिकेट देगी जिसके ऊपर मेरा नाम लिखा होगा, और जो सर्टिफिकेट पर नाम लिखा हुआ है वही नाम रजिस्टर में भी लिखा जाएगा एंड आई विल बिकम मेंबर। एक दूसरा तरीका है कि मैं डिपॉजिटरी के पास जाऊंगा। किसके पास जाऊंगा? डिपॉजिटरी के पास जाऊंगा, और डिपॉजिटरी के पास जाकर के मैं डीमैट अकाउंट ओपन करूंगा। कौन सा अकाउंट ओपन करूंगा? डीमैट अकाउंट। और उस डीमैट अकाउंट में मेरे शेयर्स होंगे। क्या होंगे? शेयर्स होंगे। और वो किस रूप में होंगे? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। समझा ना? जैसे तू अपने बैंक अकाउंट का पैसा अपने वॉलेट में ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉनिक मनी, वैसे मैं अपने कागज के शेयर्स की बजाय डीमैट अकाउंट खोलता हूं। डीमैट अकाउंट किसके पास खोलूंगा? डिपॉजिटरी के पास। और उसमें मेरे सारे शेयर्स होंगे। किस रूप में होंगे? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो अगर मेरे नाम से डीमैट अकाउंट है और उसमें शेयर्स है तो मैं कौन हूं? बेनिफिशियल ओनर ऑफ शेयर्स, क्योंकि अकाउंट किसका है? मेरा। शेयर्स किसके हैं? मेरे। तो मैं कौन हुआ? बेनिफिशियल ओनर ऑफ शेयर्स। किसके पास? डिपॉजिटरी के पास, डीमैट अकाउंट। तो यदि क्या तो मेरा नाम रजिस्टर में आता है तो मैं मेंबर बनता हूं, या यदि मेरा डीमैट अकाउंट है डिपॉजिटरी के पास और मैं उस डीमैट अकाउंट का बेनिफिशियल ओनर हूं, तो देन आई विल बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। यहां तक बात समझ में आई? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? अब इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि कंपनी में मेंबर बनने के लिए दो कंडीशंस हैं। कंपनी में मेंबर बनने के लिए कितने कंडीशंस हैं? दो कंडीशन। पहला कंडीशन, टू प्रीरेक्विजिट्स। प्रीरेक्विजिट्स मींस टू कंडीशंस। पहला कंडीशन है कि मैं कंपनी के शेयर्स खरीदूंगा।
लेकिन सिर्फ शेयर्स खरीदने से मैं मेंबर नहीं बन जाता, मुझे दूसरा कंडीशन भी पूरा करना पड़ेगा। और वो दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन ये है कि उन शेयर्स को खरीदने के बाद क्या तो मेरा नाम रजिस्टर में आएगा, बराबर है, और क्या तो मैं बेनिफिशियल ओनर बन जाऊंगा। क्या बन जाऊंगा? बेनिफिशियल। टू ऑफ द थिंग्स, बराबर, दो में से कोई भी एक चीज। पहला, मैं एग्रीमेंट करता हूं शेयर्स खरीदने का, और दूसरा, मेरा नाम रजिस्टर में आना चाहिए। सिर्फ शेयर्स खरीदने से आई विल नॉट बिकम मेंबर, सिर्फ कॉलेज की फीस भर देने से आई विल नॉट बिकम ए स्टूडेंट। कॉलेज का स्टूडेंट कब बनूंगा? जब जीआर में नाम आएगा। और कंपनी का मेंबर कब बनूंगा? जब रजिस्टर में नाम आएगा या बेनिफिशियल ओनर बन जाऊंगा। क्लियर है? एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? नो डाउट। प्लीज ओपन योर बुक्स टू पेज नंबर 67। पेंसिल अपने हाथ में रखेंगे, पेंसिल अपने हाथ में रखेंगे। ओके, सो नाउ हमने पहले ये कर लिया इंट्रोडक्शन, दूसरा ये कर लिया मीनिंग ऑफ मेंबर और मेंबर बनने के कंडीशंस क्या है। अब तीसरा नंबर 3 पे आते हैं, हु इज एलिजिबल टू बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी। यानी कि कौन कंपनी में मेंबर बन सकता है, कौन कंपनी में मेंबर नहीं बन सकता। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मींस हु कैन बिकम और हु कैन नॉट बिकम ए मेंबर। तो इसमें दो कैटेगरीज रखी गई है, एलिजिबिलिटी में दो कैटेगरीज। पहला इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स मतलब सिंगल पर्सन, व्यक्ति, और दूसरा कैटेगरी है ऑर्गेनाइजेशन यानी के संस्था। कौन व्यक्ति मेंबर बन सकता है, कौन व्यक्ति मेंबर नहीं बन सकता, कौन सी संस्था मेंबर बन सकती है, कौन सी संस्था मेंबर नहीं बन सकती। सबसे पहले बात बता, मेंबर बनने का मतलब शेयर खरीदना और रजिस्टर में नाम आना, देन ओनली यू आर मेंबर। एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबरशिप, पहली लाइन में मार्क कर, लेट अस नाउ नो हु कैन और कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ द कंपनी। यानी कि अब का जो टॉपिक है ना, इसमें पता चलेगा कि कौन कंपनी में मेंबर बन सकता है, कौन कंपनी में मेंबर नहीं बन सकता है। अब देख, थोड़ा सा ये टेक्निकल है, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि कंपनी में शेयर्स खरीदने का मतलब मैं कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं। आज अगर मैं किसी कंपनी में शेयर खरीदता हूं ना, तो इसका मतलब है कि मैं कंपनी के साथ एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं। इस एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के तहत हमारे बीच में तय हुआ है कि मैं कंपनी को पैसे दूंगा कैपिटल के रूप में, और बदले में कंपनी मुझे शेयर्स देगी। ये कॉन्ट्रैक्ट तय हुआ है। सो कंपनी में शेयर खरीदना यानी कि कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करना है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक है वो मेंबर बन सकता है, जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं है वो मेंबर नहीं बन सकता। यहां तक बात समझ में आई? कंपनी में शेयर्स खरीदने का मतलब क्या? कंपनी के साथ एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट। Whoever can enter into an agreement or contract, यानी कि जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कर सकता है वो कंपनी में मेंबर बन सकता है। जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता वो मेंबर नहीं बन सकता। फॉर एग्जांपल, आप मेंबर नहीं बन सकते, मैं बन सकता हूं, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं है। क्यों सर?
क्योंकि आपकी उम्र 18 साल से कम की है। Am I right? 18 साल से कम को माइनर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? माइनर। और हिंदी में क्या कहते हैं? नाबालिग। You are below 18 years, and because you are below 18 years, because you are minor, you cannot enter into a contract. अभी आप सक्षम नहीं है किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आप बच्चे हैं। समझे ना? जिस दिन आप 18 साल के हो जाएंगे उस दिन आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि मेरी उम्र 18 साल से ज्यादा की है, मैं कॉन्ट्रैक्ट करने में सक्षम हूं, इसलिए मैं कंपनी में शेयर खरीद सकता हूं और मैं कंपनी में मेंबर बन सकता हूं। बात समझ में आई? माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, माइनर कंपनी में मेंबर नहीं बन सकता, लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं ना, वो आपके गार्डियन हैं। कौन है? गार्डियन है, और वो आपके बिहाफ में आपके नाम से कंपनी में शेयर्स खरीद सकते हैं। यानी कि वो आपके लिए शेयर्स खरीद सकते हैं, लेकिन रजिस्टर में आपका नाम नहीं आएगा। रजिस्टर में आपके पेरेंट्स यानी कि आपके गार्डियन का नाम। बात समझ में आई? माइनर कैन नॉट बिकम ए मेंबर, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं। अभी इंडिविजुअल्स में सबसे पहला कौन? माइनर व्यक्ति, जिसकी उम्र 18 साल से कम की है, वो मेंबर नहीं बन सकता। नंबर 2, इंसॉल्वेंट। आप जानते हैं इंसॉल्वेंट कौन होता है? हु इज एन इंसॉल्वेंट? नहीं? अकाउंट्स में सिखाया गया होगा ना? हाँ तो बोलो ना, वही बताओ तो सही। ऐसे बोलने में क्यों घबरा रहे हो? हु इज एन इंसॉल्वेंट? सर, इंसॉल्वेंट वो होता है जिसकी लायबिलिटी उसके एसेट्स से ज्यादा होती है, यानी कि उसके सर के ऊपर कर्जा ज्यादा है, और वो अपने एसेट्स बेच के भी अपना कर्जा नहीं चुका पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए, एसेट्स कितने हैं? 100 करोड़। लायबिलिटी कितनी है? 120 करोड़। यानी कि क्या ये अपना पूरा कर्जा चुका पाएगा? नहीं चुका पाएगा, यानी कि वो इंसॉल्वेंट है। क्या है? इंसॉल्वेंट। इंडियन भाषा में उसे कहते हैं कि जो व्यक्ति बर्बाद हो गया है, जो व्यक्ति कंगाल हो गया है, या मुंबई की भाषा में कहते हैं रोड पे आ गया है। बराबर है ना? रोड पे आ गया है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बहुत भारी कर्जा है जो चुकाने में सक्षम नहीं है, एंड दैट इज एन इंसॉल्वेंट। उसको क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंट। कानून के नियम के मुताबिक इंसॉल्वेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इंसॉल्वेंट इज नॉट अलाउड टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, एंड देयरफॉर इंसॉल्वेंट कैन नॉट बिकम ए मेंबर। पहला क्या बताया? माइनर मेंबर नहीं बन सकता। दूसरा क्या बताया? इंसॉल्वेंट मेंबर नहीं बन सकता। नंबर 3, पागल। जो व्यक्ति दिमागी तौर से असंतुलित है, मेंटली अनस्टेबल है, या जिसे आम लोगों की भाषा में पागल कहा जा सकता है। जो व्यक्ति पागल है उसे इंग्लिश में हम लूनेटिक या इंसेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लूनेटिक या इंसेन। अब क्योंकि यह व्यक्ति पागल है, मानसिक संतुलन उसका सही नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता एंड कैन नॉट बिकम ए मेंबर। माइनर मेंबर नहीं बन सकता, इंसॉल्वेंट मेंबर नहीं बन सकता, पागल मेंबर नहीं बन सकता। इन 3 के अलावा मेंबर बन सकता। इन 3 के अलावा, यानी कि मैं माइनर भी नहीं हूं, मैं इंसॉल्वेंट भी नहीं हूं, मैं पागल भी नहीं हूं। आई कैन बिकम ए मेंबर। अंडरस्टूड? चौथा, फॉरेनर। फॉरेनर एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी दूसरे देश में रहता है, मगर वो हमारे देश में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। आज कितनी सारी विदेशी कंपनियां भारत में काम करती है ना, बराबर है?
कितने सारे विदेशी लोग भी तो भारत में काम करते हैं। फॉरेनर्स इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, फॉरेनर्स इंडिया में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, फॉरेनर्स इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं एंड दे कैन बिकम मेंबर। जो माइनर नहीं है मेंबर बन सकता है, माइनर नहीं बन सकता। जो इंसॉल्वेंट नहीं है मेंबर बन सकता है, इंसॉल्वेंट नहीं बन सकता। जो पागल नहीं है मेंबर बन सकता है, पागल नहीं बन सकता। जो फॉरेनर है वो मेंबर बन सकता है। ये इंडिविजुअल की कैटेगरी है, कौन बन सकता है और कौन नहीं बन सकता। मेंबर बनने का मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई मेंबर बनने का मतलब है शेयर्स खरीदना, शेयर्स खरीदने का मतलब है कंपनी के साथ एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करना। जो कॉन्ट्रैक्ट करने में सक्षम है कैन बिकम ए मेंबर। ये देखिए एक पैराग्राफ है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मिला तेरे को? क्राइटेरिया में अंडरलाइन कर पहली लाइन से, बाइंग शेयर्स यानी कि शेयर्स खरीदना अमाउंट्स टू मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट। शेयर खरीदने का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट करना, एग्रीमेंट करना। सो एनी एंटिटी यानी कि कोई भी, दैट इज पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन, देख कोई भी, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, कॉम्पिटेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक है, सक्षम है, कॉम्पिटेंट मतलब जो लायक है, कैन बी ए मेंबर ऑफ द कंपनी। बाकी वहां तक अगले पेज पे आ जा। अब इसमें पहला कैटेगरी इंडिविजुअल्स का, बाद में हम ऑर्गेनाइजेशंस का लेंगे। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल्स, माइनर। माइनर मैंने आपसे क्या कहा था? माइनर मेंबर नहीं बन सकता। उसके बिहाफ में गार्डियंस उसके नाम से शेयर्स खरीद सकते हैं, बट माइनर कैन नॉट बिकम ए मेंबर क्योंकि माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं है, अभी वो बच्चा है, 18 साल से कम का है। माइनर में पहली लाइन में मार्क करो, माइनर कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ द कंपनी हिमसेल्फ। माइनर खुद कंपनी का, भले उसके पास बहुत पैसे हो लेकिन वो मेंबर नहीं बन सकता, वो शेयर्स नहीं खरीद सकता। ठीक है, बाकी का सिर्फ रीड करना। देख एक गार्डियन, गार्डियन वो होता है जो माइनर की देखभाल करता है। वो माँ बाप भी हो सकते हैं या सर्टेन केसेस में अगर माँ बाप गुजर गए हैं तो वो कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, उसको गार्डियन कहते हैं। गार्डियन कैन एंटर इनटू शेयर परचेज ट्रांजैक्शन ऑन बिहाफ ऑफ ए माइनर। माइनर के बिहाफ गार्डियन खरीद सकता है, माइनर मेंबर नहीं बन सकता। नंबर 2 इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। इंसॉल्वेंट कौन है? जिसके ऊपर इतना सारा कर्जा है कि वो उसको चुका नहीं पाएगा। अब क्योंकि उसने कर्ज लेके चुका नहीं रहा है इसलिए कानून उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की इजाजत नहीं देता और वो मेंबर नहीं बन सकता। मार्क करो, सिंस द बेनिफिशियल राइट्स ऑफ शेयर होल्डिंग आर हेल्ड बाय ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी, so the insolvent person stops being the member। क्योंकि क्या है, इंसॉल्वेंट के मामला क्या होता है, कोर्ट में जाता है, उसकी जितनी भी संपत्ति होगी ना वो कोर्ट अपने कब्जे में कर लेगा, इसकी सारी प्रॉपर्टी कोर्ट अपने पास ले लेगा और कोर्ट फिर इनको चुकाएगा जितना भी पैसा चुकाना है, सेटलमेंट करना है। तो क्योंकि इसके सारे एसेट्स कोर्ट के पास चले जाते हैं, ऑफिशियल रिसीवर यानी कि कोर्ट के पास चले जाते हैं, इसलिए वो मेंबर नहीं रहता। सी में आ जाओ, इंसेन या लुनेटिक। इंसेन या लुनेटिक का मतलब होता है पागल, अच्छी भाषा में कहें तो मेंटली अनस्टेबल। जो मेंटली अनस्टेबल है, मार्क करो, इनएबिलिटी टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट रेंडर्स द पर्सन इनएलिजिबल फॉर द मेंबरशिप ऑफ ए कंपनी। क्योंकि पागल कॉन्ट्रैक्ट करने में सक्षम नहीं है, उसको उतना दिमाग नहीं है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता और मेंबर नहीं बन सकता। और लास्ट नंबर 4 में देख तेरे को क्या मिलेगा, फॉरेनर। फॉरेनर कौन है? सिर्फ फॉरेनर
जो दूसरे देश में रहता है मगर वो हमारे देश में शेयर्स खरीद करके मेंबर बन सकता है, क्योंकि फॉरेनर कॉन्ट्रैक्ट करने में सक्षम है। वो हमारे देश के किसी भी व्यक्ति के साथ, हमारे देश के किसी भी संस्था के साथ ही कैन एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। मार्क करो, सिंस ए फॉरेनर कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, फॉरेनर कैन बाय शेयर्स टू बी ए मेंबर ऑफ द इंडियन कंपनी। कंपनी तक माफ करना, आगे के कानून की आवश्यकता नहीं है। अब सेकंड कैटेगरी देख, ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है। संस्था कंपनी में मेंबर बन सकती है या नहीं बन सकती, जिसमें सबसे पहला है कंपनी। एक कंपनी अपने खुद के शेयर्स नहीं खरीद सकती, लेकिन वो किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नाम सुना है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड खुद के शेयर्स नहीं खरीद सकती, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जियो के शेयर्स खरीद सकती है और वो जियो कंपनी में मेंबर बन सकती है। बात समझ में आई? सो कंपनी कैन बिकम ए मेंबर। कंपनी में आ जाओ, पहली लाइन में मार्क करें, कंपनी बीइंग ए लीगल पर्सन कैन बी ए मेंबर ऑफ अनदर कंपनी इन इट्स ओन। खुद के शेयर्स नहीं खरीद सकते, दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद के वो उसमें मेंबर बन सकती है। नंबर 2 देख, तेरे को मिलेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एक संस्था है जो कि रजिस्टर्ड है। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एक संस्था है जो कि रजिस्टर्ड है। आप जिस बिल्डिंग में रहते होंगे वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है क्या? बराबर है ना? ये इधर बाजू में जो बिल्डिंग है ना बड़ी बड़ी, ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। एक रजिस्टर्ड संस्था है। क्या है? रजिस्टर्ड संस्था है। और कानून की नजर में कोऑपरेटिव सोसाइटी का अलग कानूनी अस्तित्व है, और इस वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी कंपनी के शेयर्स खरीद करके उसमें मेंबर बन सकती है। सो जैसे एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद करके मेंबर बन सकती है, उस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी भी किसी कंपनी के शेयर्स खरीद करके मेंबर बन सकती है। मार्क करो, बीइंग ए रजिस्टर्ड एंटिटी, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड संस्था है, इट कैन बी ए मेंबर ऑफ द कंपनी। नंबर 3 क्या है देख, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप वो होती है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर के बिजनेस स्टार्ट करते हैं। लायबिलिटी को सीमित रखने के हिसाब से मैंने और मेरे दोस्त ने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शुरू किया। अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का कंडीशन क्या है कि आपको उसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड है, इसलिए वो किसी कंपनी के शेयर्स खरीद करके मेंबर बन सकती है। बात समझ में आया? So limited liability partnership can purchase the shares because it is registered and it can become a member. So limited liability partnership में फर्स्ट लाइन में मार्क करो, since it is a juristic person, यानी कि कानूनी तौर पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का भी अलग अस्तित्व है एक व्यक्ति के रूप में। It can be a member of the company, वो कंपनी का मेंबर बन सकती है। नंबर 4 है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक ऐसी फैमिली है जो मिल के साथ रहते हैं और मिल करके साथ में बिजनेस करते हैं। इसे जॉइंट हिंदू फैमिली भी कहा जाता है। अब जॉइंट कह लो या अनडिवाइडेड कह लो, इट्स वन एंड द सेम। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या HUF के बदले में आप जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कह सकते। इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में परिवार का जो प्रमुख होता है, जो मुखिया होता है, उसको हम कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली शेयर्स खरीद सकती है, लेकिन वो शेयर्स कर्ता के नाम से होंगे। किसके नाम से होंगे? कर्ता के नाम से। यानी कि HUF मेंबर नहीं बन सकता, कर्ता मेंबर बन सकता है। समझ में आ गया? सो मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली में जितने भी लोग हैं ना, हम लोग सब मिल के साथ में बिजनेस करते हैं और आपस में जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होता है वो हम आपस में बांट लेते हैं।
अब हमारी फैमिली ने तय किया कि हम रिलायंस के शेयर्स खरीदेंगे। शेयर्स तो खरीद सकते हैं, लेकिन वो शेयर्स आएंगे मेरे नाम से, यानी कि मैं मेंबर बनूंगा, मेरा परिवार मेंबर नहीं बन सकता। यानी कि HUF कैनॉट बिकम ए मेंबर, वो कैन बिकम ए मेंबर करता, जो परिवार का मुखिया है, परिवार का हेड है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मार्क करो, द एक्ट डज नॉट प्रोहिबिट मेंबरशिप ऑफ HUF, यानी कि HUF मेंबर बन सकता है, शेयर खरीद सकता है, लेकिन वो शेयर किसके नाम से होंगे? कर्ता के नाम से होंगे। मार्क करो, बट शेयर्स कैन बी रजिस्टर्ड ओनली इन द नेम ऑफ इट्स कर्ता। नंबर 5 देख, पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं होती है, इसलिए पार्टनरशिप फर्म भी HUF की तरह मेंबर नहीं बन सकती, क्योंकि जो शेयर्स खरीदेंगे ना पार्टनरशिप फर्म में, वो पार्टनर के नाम से होंगे। वो शेयर्स किसके नाम से होंगे? पार्टनर के नाम से। तो पार्टनर विल बिकम द मेंबर। सो पार्टनरशिप फर्म में मार्क करो, ए फर्म कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ द कंपनी एज इट इज नॉट रजिस्टर्ड एंटिटी। पार्टनरशिप रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए पार्टनरशिप फर्म मेंबर नहीं बन सकती। जो भी शेयर्स खरीदे जाएंगे वो किसके नाम से होंगे? पार्टनर्स के नाम से। किसके नाम से? पार्टनर्स के नाम से। मार्क करो, द फर्म कैन होल्ड शेयर्स बाय ए शेयर्स ऑफ कंपनी इन द इंडिविजुअल नेम ऑफ पार्टनर्स। और लास्ट है ट्रस्ट। इस्माइल यूसुफ को एक ट्रस्ट चला रहा है, बराबर है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल आपको पता है, कैंसर के लिए मुंबई में वडाला में टाटा कैंसर का हॉस्पिटल है, उसको टाटा एंड सन्स बोल करके एक ट्रस्ट चलाता है। NM कॉलेज मिठी भाई कॉलेज के बारे में सुना है? इस NM मिठी भाई कॉलेज को एक ट्रस्ट चलाता है जिसका नाम है विले पार्ले केलवनी मंडल। ट्रस्ट का क्या नाम है? विले पार्ले केलवनी मंडल। अब हमारे देश में ऐसा नियम है कि अगर आप कोई ट्रस्ट शुरू करते हो तो रजिस्ट्रेशन करवाना है। ट्रस्ट अगर शुरू करोगे तो इट मस्ट बी रजिस्टर्ड, और क्योंकि ट्रस्ट रजिस्टर्ड है वो शेयर्स खरीद के मेंबर बन सकते। इज दैट क्लियर? ट्रस्ट में मार्क करो, रजिस्टर्ड ट्रस्ट कैन बिकम ए शेयर होल्डर इन कंपनी इन इट्स। क्लियर? इधर देख वही दिया है, क्रॉस मतलब मेंबर नहीं बन सकता है और टिक मतलब मेंबर बन सकता है। इधर नीचे देख रहे हैं ना? ठीक है, ओके, वही चीज दिया हुआ। माइनर नहीं बन सकता, इंसॉल्वेंट नहीं बन सकता, पागल नहीं बन सकता, फॉरेनर बन सकता है, कर्ता ऑफ HUF बन सकता है, पार्टनर बन सकता है। ऑर्गेनाइजेशंस में देख, कंपनी बन सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बन सकती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बन सकती है, HUF नहीं बन सकती, पार्टनरशिप नहीं बन सकती, ट्रस्ट बन सकती है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।